तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th के पर्यावरण के जो है सीरीज़ का 9 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो देखिए, रेगिस्तान से तो आप भली भांति जान गए होंगे कि रेगिस्तान यानी कि जहाँ पे पानी की सर्वाधिक कमी होती हो और जहाँ पे बालू का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे, हम उन स्थानों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्टकारी तापमान होता है, यानी कि मतलब समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली 40 से ऊपर ही जो है वहाँ का तापमान रहता है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे और कुछ जो है बर्फ़ जैसे ठंडे भी, क्योंकि जहाँ का तापमान दिन में तो सबसे ज़्यादा होता है रेगिस्तान में, लेकिन रात में उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो आइए देखते हैं रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अध्याय 5 में हम ये पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य के लिए जल कितना ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे घर में यदि एक दिन क्या मैं बात करूं कि अगर 2 घंटे भी पानी नहीं आता तो हमारी क्या हालत होती है। तो इसीलिए जल को जीवन कहा गया है, जल ही जीवन है। तो जहाँ पीने के लिए जल ना हो, वहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, पानी से ही फसल उगती है, पानी से ही मवेशी को चरने के लिए घास प्राप्त होती है, पानी ही मतलब सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर किसी जीव के लिए जीवन जीना कितना कठिन होता होगा, इस बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिए, आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग सबसे ज़्यादा कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो इतने ज़्यादा तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, और ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र। तो देखिए, ये क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति यानी कि बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और चरम तापमान यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान होता है। और तापमान के आधार पर रेगिस्तान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडे रेगिस्तान। तो इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग कृषि करने के लिए वहीं पे बस जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहाँ है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। किधर? उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर ये जो है वो फैला हुआ है। अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। तो क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है कि सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहारा रेगिस्तान जो है वो कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। कभी कभी इन देशों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्या नाम है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। तो आप ये जानिए कि रेगिस्तान में जो है के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में सीधे जो है रेत दिखती होगी, है ना, कि रेत है, वहाँ पे ऊँट होते होंगे। ऊँट क्यों होते हैं? क्योंकि ऊँट जो है वो बालू में चलने के लिए सूटेबल होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए आवागमन का साधन जो होता है वहाँ पे ऊँट होता है। तो मरुस्थल जो है बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, बल्कि बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी वहाँ पाए जाते हैं। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अब देखिए, अब आप मैप के थ्रू देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे सहारा मरुस्थल, ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? देखिए, मौरितानिया हो गया, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, ठीक है, इन देशों में फैला हुआ है। ठीक, और किधर है ये? उत्तरी अफ्रीका में। अच्छा, एक बात और, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा रेगिस्तान जो है पहले रेगिस्तान नहीं था, पहले ये पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ये भी ज्ञात होता है कि वहाँ पे नदियाँ और मगर भी पाए जाते थे। मगर यानी कि मगरमच्छ। तो हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर होते थे वहाँ पे। लेकिन ये है कि यहाँ जलवायु जब परिवर्तित हुई वहाँ की, तो वहाँ का जलवायु जो हुआ वो गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया। अब बात करते हैं कि जो है सहारा के जो अल अजीजिया क्षेत्र है, जो कि त्रिपोली, लीबिया और दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान देखने को मिला है 1922 में। कितना?
57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करेंगे अब जलवायु के बारे में कि रेगिस्तान की जलवायु कैसी है सहारा रेगिस्तान की। तो देखिए सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो है बहुत गर्म और शुष्क है। तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो अल्पकाल के लिए मतलब बहुत थोड़े समय के लिए होती है। और यहाँ जो है आकाश बादल रहित होती है। भैया जब वर्षा नहीं होगी तो बादल कैसे बनेंगे, तो बादल रहित होती है और निर्मल होती है। और यहाँ जो होती है यहाँ नमी संचित होती है। और जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो ज़्यादा होएगी ही होएगी। तो दिन जो है अविश्वसनीय रूप से मतलब जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना गर्म होता है, बहुत ताप होती है वहाँ पे। और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग 20-30 डिग्री सेल्सियस नहीं बर्दाश्त कर पाते। और आप ये सोचिए कि 50 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान वहाँ पे ऊपर रहता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें जो होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं। और ये जो गर्म हो जाती है तो ये जो है ताप इनका विकिरण होने से चारों तरफ बहुत गर्म हो जाता है और रातें उतनी ही ज़्यादा ठंड होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि दिन में तापमान ज़्यादा होता है, जो रेत होती है और चट्टानें जो होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं। और जैसे जैसे रात होती जाती है तो वहाँ का तापमान गिरता जाता है और बालू जो होता है और जो है ये चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक ठंड हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो है तापमान गिर कर हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। अब बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में आपने कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया सुना होगा। तो वहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, आपने कैक्टस का वृक्ष तो देखा ही होगा। देखिए कुछ इस प्रकार होता है। पत्तियों के आगे जो होते हैं कंटीले वो बने होते हैं कांटेदार। क्यों? ये अपना पानी संचित करके रखते हैं इसी प्रकार। और जानवरों में देखिए ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप इत्यादि जानवर जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए रेगिस्तान का एरिया आपको जो है बालू ही बालू दिख रहे होंगे, है ना। और वैज्ञानिकों ने तो यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी देखे हैं। तो यानी कि ये पता चलता है यहाँ पे कि यहाँ पे मछलियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। लोगों के बारे में तो क्या कहना कि अगर ऐसे यहाँ पे लगता है कि एक दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो बर्दाश्त नहीं होता। सोचिए रेगिस्तान में लोग कैसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करते होंगे। तो देखिए सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी बहुत विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से जो है बेसिकली बेदुइन और तुआरेग, याद रखेंगे, बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। तो ये कौन सी, ये जो है ये चलवासी जनजाति होती है। ये लोग क्या करते हैं कि ये बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुपालन जो है वो करते हैं। और इन पशुओं से लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। और धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या होता है कि भारी वस्त्र पहनने से जो होता है वो धूल जो होती है वो अंदर नहीं जाती है और गर्म वायु से भी बचा जाता है। और क्या होता है कि सहारा में जो है मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोग निवास में भी जो है मदद करती है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता होने के कारण वहाँ पे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए तेल की खोज भी जो है वो संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का जो है क्षेत्र है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इस कारण जो है रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज है लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये भी इनकी भी अधिकता पाई जाती है। और सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। कैसे? देखिए आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। और नमक के व्यापार में ऊंट के स्थान पर ट्रक ले रहे हैं। ऊंट का स्थान कौन ले रहे हैं? ट्रक ले रहे हैं। तो तुआरेग लोग जो है, जो जनजाति है, विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। ठीक। और आज जो है अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। आइए इस पॉइंट को भी देख लें, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या बनता है? गर्त। मैं आपको बता दूँ कि देखिए मान लीजिए ये रेत है, पवन चली जब इसको उड़ा ले गई तो वहाँ पे क्या स्थान ले लेता है? यहाँ पे ऐसे गर्त बन जाता है। ठीक है,
गर्त बन जाता है और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भूमिगत जल सतह आ जाती है। तो ये जो होते हैं ये क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ हो जाते हैं। कैसे उपजाऊ हो जाते हैं? वहाँ पे पानी आ गया तो उपजाऊ जाहिर सी बात है हो गया। तो लोग इनके आसपास निवास करने लग जाते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। और कभी कभी जो है मरुद्यान जो है असामान्य रूप से बड़ा हो सकता है। तो याद रखेंगे मोरक्को का जो है टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक जो है विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कहाँ का मरुद्यान? मोरक्को का टैफिला लेट। अब हमने गर्म रेगिस्तान तो देख लिया, अब हम बात करेंगे ठंडे रेगिस्तान यानी कि लद्दाख के बारे में। तो देखिए लद्दाख जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है ला और एक है दाख। ठीक है, ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा यानी कि पर्वत में जो दर्रे पाए जाते हैं, और दाख का मतलब है देश। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? पर्वतीय दर्रे का देश। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख कहाँ है? लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, और ये जो है पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और इसके उत्तर में किधर यानी कि ऊपर काराकोरम पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और दक्षिण में जास्कर पर्वत पाया जाता है। दक्षिण में क्या पाया जाता है? जास्कर पर्वत पाया जाता है। और यहाँ पे जो है नदियाँ जो रहती हैं वो गहरी घाटियों और महाखंड यानी कि गार्ज का निर्माण करती हैं। और लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं जैसे ग्रेगी हिमानी। ठीक है, हिमानी मतलब कि बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सी हिमानी है? ग्रेगी हिमानी। तो देखिए लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेके काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान है वो कम होता जाता है। तो ये है जो है अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का जलवायु जो होता है बहुत शीतल और शुष्क होता है। और इस ऊंचाई पर वायु की परत जो होती है वो पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। और ग्रीष्म में जो है दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक हो जाता है यानी कि बहुत ठंडी जो होती है वो गर्मी होती है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान नीचे हो जाना यानी कि रात का तापमान जो है -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है यानी कि बहुत बर्फीला प्रदेश है। और शीत ऋतु में ये बर्फीला जो है ठंडा हो जाता है। और क्या होता है कि तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि लद्दाख में जो जवान जो होते हैं देश की सेवा में लगे होते हैं वो कितनी मतलब दिक्कतों का सामना करके जो है हमारी देश की रक्षा करते हैं। ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कारगिल है, ये लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, यहाँ सियाचिन हिमनद है, ये जास्कर की श्रेणी है। बताया गया था कि दक्षिण में जास्कर की श्रेणी है, तो देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैप जो है वो जम्मू कश्मीर का मैप है और ये जो है बहुत ठंडा प्रदेश है। तो देखिए मुश्किल से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो होती है वर्षा होती है। और यह क्षेत्र जो होता है बर्फीली हवाएं, जाहिर सी बात है बर्फ़ से ढका क्षेत्र है तो वहाँ पे बर्फीली हवाएं ही चलेंगी और तेज़ जलाने वाले सूर्य ताप का भी अनुभव होता है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब बात करेंगे लद्दाख के यानी कि ठंडे प्रदेशों के यानी कि जो है ठंडे रेगिस्तान के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि लद्दाख को जो है खा पा चान भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है हिम की भूमि, हिम भूमि। क्या कहा जाता है लद्दाख को? खा पा चान। ठीक है, अब बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। देखिए यहाँ पे उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है यानी कि बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए गर्म रेगिस्तान हो चाहे ठंडा रेगिस्तान हो वहाँ पे वनस्पति जो होती है वो विरल ही पाई जाती हैं। और यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। तो यानी कि जानवर भी कम पाए जाते होंगे। जब झाड़ियाँ घास कम पाए जा रहे हैं तो जानवर जाहिर सी बात है कम ही पाए जाएंगे। तो घाटी में शरपत, विलो और पालपर के उपवन देखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। घाटी में क्या? सरपत, विलो और पालपर के उपवन देखे जाते हैं।
और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो है लद्दाख की श्रेणी में कौन कौन से जो होते हैं वो पक्षी पाए जाते हैं। तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप, इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी का मतलब अब क्या हुआ कि देखिए, प्रवासी पक्षी क्या करते हैं कि ये जो है प्रजनन के टाइम पे बढ़ जाती तो वो गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास करने लग जाते हैं। और लद्दाख के पशु के बारे में जान जाते हैं कि देखिए पशु कौन कौन से हैं। जंगली बकरी हो गई, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी जानवर पाए जाएंगे उनकी खाल बहुत मोटी होती है। क्यों होती है? ठंड से बचने के लिए। और देखिए इन पशुओं से जो है दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए जो है वो पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है और भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखिए चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार जो होता है वो शहतूश नामक जो है इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चीरू या फिर कहते हैं इसको तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। इसके ऊन को क्या कहते हैं? शाहतूश। अब बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, लोग कैसे जीवन यापन करते हैं यहाँ पे। देखिए, क्या आप लद्दाख और तिब्बत या फिर जो है मध्य एशिया के निवासों के बीच कोई समानता पाते हैं? देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध धर्म के हैं। तो वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ जो है स्थित हैं। और कुछ प्रसिद्ध मठ के नाम आप देख लीजिए, हेमिस, थिक्से से, लामा यूरू। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो है निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम जैसी खेती करते हैं। और शीत ऋतु में क्या होती है कि जलवायु इतनी ज़्यादा कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं भी यहाँ की अब बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। देखिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है वो कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है? कभी कभी ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है वो शरपत, विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, किससे बनाया जाता है? शरपत, विलो। तो लद्दाख की राजधानी आप देख लीजिए, लद्दाख की राजधानी है लेह। तो सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई होती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो क्या आप हिमालय के कुछ दर्रों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, रोहतांग दर्रा हो गया, है ना, जोजिला दर्रा हो गया। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दर्रों के बारे में हम आगे भी देखेंगे। देखिए, एक दर्रा जो है वो पिक्चराइज भी किया गया है। देखिए, मनाली और लेह राजमार्ग के 4 दर्रे, यानी कि रोहतांगला, ला का मतलब होता है दर्रा, बड़ा लाचला, लुनगाचला और जो है टंगलंगला। ठीक है, ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। क्यों खुलता है? क्योंकि इधर जो है नवंबर दिसंबर में तो इतने ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है कि पूरा वो जो है बर्फ़ से ढक जाता है। और जब जुलाई से सितंबर का बीच होता है तो जो है बर्फ़ के मार्ग को हटा दिया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा लाचला दर्रा है। ध्यान पा, दर्रा क्या होता है? देखिए, दर्रा ये होता है कि ये जो है पहाड़ियों और पर्वतों के बीच बनाया गया रास्ता, इसे कहते हैं दर्रा। तो देखिए, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। क्या है? पर्यटन। देश विदेश से अनेक लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान देखने, हिमनदों की सैर करने, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने जो है यहाँ का पर्यटक का मुख्य स्थल है। और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ पे जनजीवन में जो है वो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार और मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। बात करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? ये तो आप बिल्कुल तुरंत बता देंगे, आपकी जबान पे होगा आंसर कि गर्म रेगिस्तान और
ठंडा रेगिस्तान। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में है। मैंने आपको बताया है कि कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। किधर की ओर, उत्तर की ओर। आगे बात करेंगे लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु गत परिस्थितियाँ क्या है। तो देखिए जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहली स्थिति ये है कि यहाँ की जलवायु बहुत शीतल और शुष्क है, नोट डाउन करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लद्दाख का क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर जो है वो ऊंचा होता है और ऊंचाई पर वायु की परत जो होती है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। तीसरी बात ये हो गई कि ग्रीष्म ऋतु के दिन तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात में क्या होता है कि -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चौथी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं। पांचवी बात ये हो गई कि यहाँ जो है हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और छठी बात यह है कि शीत ऋतु में यहाँ जो होता है यह बर्फीला ठंडा होता है और लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे ही रहता है। आगे बात करेंगे कि लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम और जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि यहाँ जो है कई बौद्ध मठ और गोंपा हैं और जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे कई आकर्षित घास के मैदान और हिमनदियाँ भी पाई जाती हैं। और तीसरी बात ये हो गई कि कई बौद्धिक जो है बौद्धिस्ट यहाँ पे उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ बहुत गर्म हवाएं और तूफान आते हैं, तो इनसे बचने के लिए लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो देखिए बताया था मैंने आपको शरपत विलो। शरपत विलो का क्या काम क्या होता है, बहुत अच्छा बहुत पॉपुलर बल्ला बनता है, इसमें बहुत मजबूत बल्ला बनता है। और यहाँ पे पालपर वृक्ष भी पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सहारा अफ्रीका जो है किस भाग में स्थित है। आप सभी बता लेंगे किधर की ओर स्थित है, उत्तर में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन ये है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन कौन है। आपको बताया मैंने, बौद्ध और मुस्लिम। अगला है रेगिस्तान की विशेषता क्या है। क्या विशेषता है रेगिस्तान की, यहाँ पे विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि बहुत कम वनस्पतियाँ। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन है मिस्र निम्नलिखित जो है फसल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी फसल के लिए, कपास के लिए। सही जोड़ी का मिलान करेंगे तो देखिए पहला है मरुद्यान। तो मरुद्यान क्या है, कहाँ है, लीबिया में। पहले का पहला ही सही है, सॉरी गलत है। मरुद्यान जो है वो जल के साथ गर्त बनाता है ना, मैंने आपको बताया था मरुद्यान जो है वो जल के साथ गर्त बनाता है। बेदुइन कहाँ पाए जाते हैं, ये जनजाति है, आपको मैंने बताया था। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। तेल कहाँ पाया जाएगा, तेल यानी कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह, ये लीबिया। ग्रेगी मैंने आपको बताया था कि ये हिमनद का नाम है, तो ग्रेगी हिमनद। अब लामायूरू जो है एक बौद्ध मठ है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ, मरुद्यान जो है वो जल के साथ गर्त बनाता है, जो है उसे मरुद्यान कहते हैं। बेदुइन एक जनजाति है जो सहारा में पाई जाती है, तेल लीबिया में। ग्रेगी जो है एक हिमनद का नाम है। लामायूरू जो है वो बौद्ध मठ है। अब हम ये देखेंगे कारण बताइए। तो पहला कारण ये बताना है कि रेगिस्तान जो है में अत्यल्प वनस्पतियाँ होती हैं। तो क्यों होती हैं भैया बहुत कम वनस्पतियाँ। इसका सबसे पहला कारण ये है कि रेगिस्तान में जो होता है वर्षा बहुत कम होती है, और बहुत कम होएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। वनस्पतियों को उगने के लिए क्या चाहिए, वनस्पति को उगने के लिए तो पानी चाहिए ना। दूसरा कारण ये हो गया कि रेगिस्तान में रेत अधिक होती है और मिट्टी के अंश काफ़ी कम होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वनस्पतियों को उगने के लिए मिट्टी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण भी यहाँ पे वनस्पतियाँ जो होती हैं वो कम पाई जाती हैं।
तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रेगिस्तान में कुछ भूभाग पर्वत पठार होते हैं और वहाँ पे चट्टानें नग्न होती हैं, तो चट्टानों में कहाँ होंगी भैया वनस्पतियाँ। अगला कारण ये है कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इसके भी 3 कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिससे बचने के लिए लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। दूसरा कारण ये हुआ कि यहाँ दिन में जो है गर्म तेज़ हवाएं चलती हैं और जिसे बर्दाश्त करने के लिए आप अगर पतले कपड़े पहनोगे तो क्या होगा कि आप बीमार पड़ जाओगे, गर्म हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो मोटे वस्त्र, भारी वस्त्र पहनते हैं। तीसरा कारण यह है कि रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु पे आ जाता है, उससे बचने के लिए भी लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। तो चलिए गाइस, यहीं पे समाप्त होता है मेरा वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात और गाइस, मेरे वीडियोस में जो ऐड आते हैं प्लीज़ उसे स्किप मत करिए, ये मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। मुश्किल से 1 मिनट या फिर कुछ सेकेंड्स के जो होते हैं ऐड होते हैं, तो आप उसे स्किप ना करें प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अगले वीडियो में अब हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।